नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। आशा है आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग पेपर 1 के अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोग मॉक टेस्ट नंबर 2 करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे आज इसमें से 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और ये सेट जो रहेगा आपका क्रोनोलॉजिकल बेस्ड और स्टेटमेंट बेस्ड रहेगा, जो कि यूजीसी एनटीए का जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे ये क्वेश्चन आधारित है, जो कि आपके पेपर 1 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर वीडियो पूरा देखिएगा, आपको इससे ज़रूर ही बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। उससे पहले आप लोग के लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि झार शिक्षा के द्वारा पेपर 1 का 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर बुकलेट तैयार किया गया है, जिसमें से आपको 6000 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर मिल रहे हैं, सभी 6 यूनिट सिर्फ मैथ और रीजनिंग को छोड़ के। और इसके साथ आपको ये पेपर 1 का 10 मॉक टेस्ट जो है आपको इसके साथ बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है पेपर 1 के साथ। तो इसका जो प्राइस जो है वह है 540 है, बट ये अभी ऑफर प्राइस में मात्र आपको 249 पे आपको मिल रहा है। तो जिसको भी लेना हो आप हमारे दिए गए नंबर 8271113645 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा। पीडीएफ को फॉर्म में मिल जाएगा व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, जिसमें भी आपको चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि शिक्षण के स्तरों के संदर्भ में नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। हमें फाइंड आउट करना है कि सही विकल्प क्या है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेटमेंट, पहला है विमर्शक स्तर, दैट मीन्स रिफ्लेक्टिव लेवल का शिक्षण उच्चतम स्तर है जिसमें स्मृति और अवबोध स्तर दोनों शामिल होते हैं और यह समस्या केंद्रित होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है अवबोध स्तर, दैट मीन्स अंडरस्टैंडिंग लेवल के शिक्षण में केवल तथ्यों को याद करने पर बल दिया जाता है और इसमें छात्र की सक्रिय भागीदारी न्यूनतम होती है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में तथ्यों को केवल याद नहीं करने पर बल दिया जाता है बल्कि उसे समझने पर बल दिया जाता है। और जहाँ भी स्टेटमेंट में केवल आए उस पर आप लोग एक बार ठहर के सोचिएगा कि क्या ये जो स्टेटमेंट है वो एक्चुअली करेक्ट है। अगर ये तभी स्टेटमेंट सही हो सकता है जब ये 100% सत्य हो, यानी 100% या तो नहीं कर सकते हैं, बट 99% जहाँ केवल या सभी जो आता है वो स्टेटमेंट जो होता है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये नेगेटिव है, इसमें न्यूनतम भागीदारी जो होता है वो नहीं होती, यानी कि मैक्सिमम भागीदारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कि स्टेटमेंट जो 1 है ये करेक्ट हो जाएगा और स्टेटमेंट 2 जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है वो सत्य है और स्टेटमेंट 2 जो है वो असत्य है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नीचे दिए गए कथन जो है, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। तो अभिकथन क्या है कि चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम ने उच्च शिक्षा में रटंत विद्या को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। क्या है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि CBCS ने उच्च शिक्षण में रटंत विद्या को काफ़ी हद तक कम कर दिया है और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है। इसका रीजन देखते हैं हम लोग, सही है या नहीं। कि CBCS छात्रों को कोर, इलेक्टिव और कौशल आधारित पाठ्यक्रमों का चयन करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे मूल्यांकन अधिक सतत और व्यापक हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है सही है, यानी कि जो अभिकथन जो दिया हुआ है उसका जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। यानी इस तरह से हम लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। यानी कि जो असर्शन जो है और उसका रीजन यानी कि कारण जो है दोनों सत्य है और आर जो है रीजन है वो एक ही सही व्याख्या करता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि ए जो ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और देखते हैं कि ब्लूम के वर्गीकरण ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र, दैट मीन्स कॉग्निटिव
डोमेन के शैक्षिक उद्देश्यों को उनके आरोही क्रम यानी कि सरल से जटिल में व्यवस्थित करें। यानी कि हमें सरल से जटिल की ओर व्यवस्थित करना है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक क्षेत्र के शैक्षिक उद्देश्यों को। तो सबसे पहले कौन सा आएगा बताइए? तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाता है? तो ज्ञान आ जाता है, यानी कि नॉलेज आ जाता है, यानी 1 में नॉलेज हो जाएगा। देन सेकेंड में आपका क्या आ जाता है? तो सेकेंड में आपका बताइए क्या जाता है? बोध आता है। क्या आता है? बोध आता है, बट इसमें तो बोध है नहीं है। थर्ड में आपका अनुप्रयोग होता है। क्या होता है? थर्ड में अनुप्रयोग होता है, जो कि यहाँ सेकेंड लेवल पे हो जाएगा। फोर्थ में आपका विश्लेषण होता है। क्या होता है? विश्लेषण होता है, तो ये आपका यहाँ थर्ड में आ जाएगा। उसके बाद विश्लेषण के बाद संश्लेषण होता है। क्या होता है? संश्लेषण होता है, जो कि यहाँ ई में दिया है, फोर्थ में जाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या होता है? मूल्यांकन होता है। क्या होता है? तो ये मूल्यांकन होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले सी हो जाएगा, देन हो जाएगा डी हो जाएगा, देन हो जाएगा ए हो जाएगा, देन हो जाएगा ई हो जाएगा, और लास्ट में बी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो इस आधार पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो कौन सा आ जाएगा? ये मेरा बी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो बी आ जाएगा। अगला प्रश्न है, किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि किशोर और वयस्क शिक्षार्थियों के संदर्भ में उसकी विशेषताओं का पर विचार करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फोर्थ में पहला जो स्टेटमेंट है कि वयस्क शिक्षक आमतौर पर स्वनिर्देशित होते हैं। तो वयस्क शिक्षक जो होते हैं आमतौर पर स्वनिर्देशित होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा है, किशोर शिक्षार्थियों में सहकर्मी समूह यानी पीयर ग्रुप का प्रभाव उनके सामाजिक और भावनात्मक विकास पर न्यूनतम होता है। तो नहीं, अधिकतम होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है, अगला देखते हैं कि वयस्क शिक्षार्थी अपने पिछले अनुभवों को अधिगम के एक समृद्ध संसाधन के रूप में उपयोग करते हैं। तो बिल्कुल करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, किशोर शिक्षार्थी अमूर्त चिंतन यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विकसित करने के चरण में होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। यानी कि इसमें देखते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट 2 है वो सिर्फ गलत है। अगर हमें सही कथन की पहचान करना है तो जहाँ स्टेटमेंट 2 आ रहा है वो रॉन्ग हो जाए, कि ये ऑप्शन नहीं होगा आंसर, ये भी आंसर नहीं होगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, 1, 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1, 3 और 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि शिक्षण विधियों की सूची 1 को उनकी विशेषताओं सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। यानी कि सूची 1 दिया गया है और ये सूची 2 दिया गया है, और इसमें से उसकी विशेषताओं के साथ हमको मैच करना है। क्या करना है? तो विशेषता के साथ हमें मैच करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। यानी कि स्वयं प्रभा जो हो जाएगा वो इसका मैच क्या हो जाएगा? तो स्वयं प्रभा का जो मैच हो जाएगा क्या हो जाएगा? यह 24x7 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए एक डिजिटल चैनल का समूह, यानी कि यह आ जाएगा आपका ए में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो ये ए में आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मूक। मूक जो है वो मूक क्या है? तो ये आपका आ जाएगा असीमित भागीदारी और वेब के माध्यम से खुली पहुंच वाला पाठ्यक्रम, यानी ये आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, यानी कि बी का फोर्थ हो जाएगा। देन हम देखते हैं फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्लासरूम जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा छात्र घर पर व्याख्यान वीडियो देखते हैं और कक्षा में समस्या समाधान करते हैं, यानी कि यह हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। देन लास्ट बच गया आपका ह्यूरिस्टिक विधि। ये आपका आ जाएगा खोज और अन्वेषण आधारित विधि, यानी कि यह हो जाएगा डी हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही मिलान करना है, तो ये आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। देन हम लोग अब बढ़ते हैं इकाई 2 जो कि है शोध अभिवृत्ति रिसर्च एप्टीट्यूड। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है आपका, शोध के प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद प्रतिमानों के संबंध में नीचे 2 कथन दिए गए हैं। तो उस कथन को देखना है और हमें सही विकल्प का पहचान करना है। पहला है कि प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि वास्तविकता वस्तुनिष्ठ है और इसे मात्रात्मक विधियों द्वारा मापा जा सकता है। प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण मानता है कि जो वास्तविकता है वह वस्तुनिष्ठ है और इसे मात्रात्मक विधियों द्वारा मापा जा सकता
है। तो ये क्या है? यह सही है। क्या है? यह सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण पूरी तरह से गुणात्मक विधियों पर निर्भर करता है और किसी भी प्रकार के वैज्ञानिक या प्रयोगात्मक मापक को खारिज करता है। तो यहाँ देखना है, स्टेटमेंट पकड़ना है पूरी तरह से। पहले ही बता चुके हैं, केवल, सभी, पूरी तरह से, जहां भी आए एक बार आपको सोचना है। और ये जो ऐसे स्टेटमेंट जो होते हैं वो हमेशा नेगेटिव सेंस देते हैं, तो ये स्टेटमेंट होगा ये गलत हो जाएगा। यानी सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर सी हो जाएगा। यानी कि कथन 1 जो है वो सही है, लेकिन कथन 2 जो है वो असत्य है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 कि वैज्ञानिक शोध की प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि वैज्ञानिक शोध का जो चरण है उसको हमें तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना है। यानी कि सबसे पहले कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा। तो हमारा सही चरण क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले सही चरण में क्या आ जाएगा? तो फर्स्ट आ जाएगा आपका शोध समस्या को परिभाषित करना। ये हमारा फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा पहले? तो शोध समस्या को परिभाषित करना। देन हमारा सेकंड क्या आ जाएगा? तो सेकंड में आ जाएगा आपका साहित्य की समीक्षा। पहले तो समस्या का परिभाषित कर लिए, फिर उसके बाद उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। क्या करेंगे? उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, यानी कि रिव्यू करेंगे। देन हम लोग थर्ड में क्या करेंगे? परिकल्पना का निर्माण करेंगे, यानी फिर हाइपोथेसिस करेंगे। क्या करेंगे? फिर उसको हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस करेंगे थर्ड नंबर में। देन हम लोग क्या करेंगे? डिजाइन करेंगे। क्या करेंगे? देन हम लोग क्या करेंगे? शोध डिजाइन को तैयार करेंगे। ये हमारा फोर्थ नंबर में आ जाए। क्या करेगा? शोध डिजाइन को तैयार करना, फोर्थ नंबर आ गया। देन फिफ्थ में क्या आ गया? तो डेटा का विश्लेषण आ गया। फिफ्थ में क्या आ जाएगा? तो डेटा का विश्लेषण आ जाएगा। और देन लास्ट में क्या आ जाएगा? हमारा विश्लेषण आ जाएगा। क्या आ जाएगा लास्ट में? विश्लेषण आ जाएगा। तो उसके साहित्यिक शोध के कितने चरण होते हैं? तो उसके 6 चरण होते हैं। पहला कौन सा होता है? तो समस्या, फिर दूसरा होता है साहित्यिक समीक्षा, फिर तीसरा होता है परिकल्पना, चौथा होता है डिजाइन, पांचवा होता है डेटा संग्रह और छठा होता है विश्लेषण। तो इस आधार पर हम लोग देखते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाए क्या आ जाएगा? तो आपका ये आ जाए। क्या आ जाएगा? तो आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से शोध नैतिकता यानी कि रिसर्च एथिक्स के उल्लंघन को दर्शाने वाले सही विकल्पों का चयन करें। यानी कि कौन से जो स्टेटमेंट है वो उल्लंघन को दर्शाते हैं। किसको? तो रिसर्च एथिक्स को उल्लंघन को दर्शाते हैं। तो पहला है अपने स्वयं के पूर्व प्रकाशित कार्य को नए शोध के रूप में प्रदर्शित करना। ये तो उल्लंघन को दर्शाता है, ये तो सही है। दूसरा है शोध के परिणामों को वांछित दिशा में मोड़ने के लिए डेटा में हेरफेर करना, यह भी उल्लंघन को दर्शाता है। तीसरा है साहित्य समीक्षा में अन्य शोधकर्ताओं के योगदान को उचित श्रेय देना, तो ये शोध के उल्लंघन को नहीं दर्शाता है। देन है उत्तरदाताओं की गोपनीयता भंग करना, यह भी नैतिकता को उल्लंघन को दर्शाता है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। यानी कि हमें चुनना ही था कि उल्लंघन को कौन कौन दर्शाता है। यानी कि 1, 2 और 4 जो है ये उल्लंघन को दर्शाता है। कौन कौन? तो 1, 2 और 4। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। देन अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, गुणात्मक शोध विधियों यानी क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ग्राउंडेड थ्योरी की मुख्य विशेषता है। तो हमें ग्राउंडेड थ्योरी की मुख्य विशेषता बताना है। तो ग्राउंडेड थ्योरी की मुख्य विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। यानी कि डेटा को व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से नए सिद्धांतों का निर्माण करें। क्या करना? तो डेटा के व्यवस्थित संग्रह और विश्लेषण के माध्यम से नए सिद्धांतों का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? तो गुणात्मक रिसर्च मेथड के अंतर्गत आता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका शोध लेख और थीसिस लेखन में संदर्भन यानी रेफरेंसिंग की APA यानी अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन शैली के अनुसार किसी पुस्तक का संदर्भ देने का सही क्रम क्या है। यानी किसी पुस्तक का संदर्भ शैली देने का जो सही क्रम है वो क्या है? तो उसका सही क्रम है
ए क्या, तो लेखक का अंतिम नाम, पहला आद्याक्षर यानी कि प्रकाशन का वर्ष, फिर पुस्तक का शीर्षक वो भी इटैलिक में, और उसके बाद प्रकाशक का नाम। ये हमारा सही क्रम है, याद रखना है। लेखक का अंतिम नाम, देन पहला आद्याक्षर यानी प्रकाशन का वर्ष, फिर पुस्तक का शीर्षक वो भी इटैलिक में, और देन प्रकाशक का नाम। अब है अगला है इकाई थर्ड, जिसमें से आपको कंप्रिहेंशन है। ये कंप्रिहेंशन को अच्छे से रीड करना है और उसके बाद जो आंसर आ रहे हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलिए कंप्रिहेंशन को रीड करते हैं। तो ये है किसके बारे में, तो ये जलवायु परिवर्तन के बारे में है। तो जलवायु परिवर्तन अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं रह गया है, यह एक बहुआयामी वैश्विक संकट बन गया है जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। औद्योगिक क्रांति के बाद एंथ्रोपोजेनिक दैट इज मानव जनित गतिविधियों ने वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दिया है। इसका सीधा प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के रूप में सामने आ रहा है। विकासशील देश, जिनका ऐतिहासिक कार्बन उत्सर्जन विकसित देशों की तुलना में नगण्य रहा है, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील है। यह जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस के प्रश्न को जन्म देता है। शमन दैट मीन्स मिटिगेशन रणनीतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ ही अनुकूलन यानी कि अडेप्टेशन रणनीतियों पर भी समान जोर दिया जाना चाहिए, ताकि सुभेद्य समुदाय अपनी आजीविका बचा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस समझौता इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसीज का कड़ाई से पालन आवश्यक है। तो आप लोग इसको एक बार हो सके तो रिवाइज करके फिर से सुन लीजिएगा और कंप्रिहेंशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, देन उसके बाद आंसर आपको करना है। वैसे पढ़ते हुए भी आपको एक बार में समझ आ सकता है अगर अच्छे से ध्यान से सुनिएगा तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार जलवायु परिवर्तन को अब केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा क्यों नहीं माना जाता है? तो इसको जलवायु पर्यावरणीय मुद्दा क्यों नहीं माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु न्याय यानी क्लाइमेट जस्टिस की अवधारणा गद्यांश के संदर्भ में मुख्य रूप से किस विरोधाभास को उजागर करती है? तो जलवायु न्याय जो है वो किस विरोधाभास को उजागर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो बी हो जाएगा। यानी कि जो देश ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन के लिए कम जिम्मेदार हैं, वे इसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित हैं। क्या है कि जो देश ऐतिहासिक रूप से कार्बन उत्सर्जन के लिए कम जिम्मेदार हैं, वे इसके प्रभावों से सबसे अधिक पीड़ित हैं। देन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, गद्यांश में उल्लिखित अनुकूलन यानी एडेप्टेशन रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अनुकूलन का जो मुख्य उद्देश्य है, मेन है, वो क्या है? तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। दैट मीन्स सुभेद्य समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने और अपनी आजीविका बचाने में सक्षम बनाने। क्या बनाना? तो सुभेद समुदायों को यानी कि वल्नरेबल समूह को, कम्युनिटीज को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को सहने और अपनी आजीविका बचाने में सक्षम बनाना है। किसका? तो एडेप्टेशन का मुख्य उद्देश्य। देन हम लोग अगला प्रश्न पर देखते हैं कि गद्यांश के आधार पर पेरिस समझौते की सफलता मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? तो पेरिस समझौता जो है वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के सख्त कार्यान्वयन पर निर्भर करती है। दैट मीन्स एनडीसीज पर यह निर्भर करती है। किस पर? तो एनडीसीज पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों के सख्त कार्यान्वयन पर यह निर्भर करती है। कौन सा? तो पेरिस समझौता। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों शब्द से गद्यांश में क्या तात्पर्य है? तो एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियों से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी, यानी कि मानव द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, विशेष रूप से वे जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं उसी को बोलते हैं क्या? तो एंथ्रोपोजेनिक गतिविधियां बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं इकाई 4 यानी कि यूनिट 4 जो है वो है संप्रेषण दैट मीन्स कम्युनिकेशन। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला दिया हुआ है अभिकथन और दूसरा है कारण, और हमें सही विकल्प की पहचान करना है। तो पहला है कि कक्षा
संप्रेषण में अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल संकेत जैसे कि आंखों का संपर्क यानी कि आई कांटेक्ट और हाव भाव शाब्दिक संदेशों की तुलना में अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावशाली हो सकता है। तो ये जो स्टेटमेंट जो है यह सही है, यानी कि कक्षा संप्रेषण में जो अशाब्दिक संकेत जो हैं वो आपको अधिक अर्थपूर्ण और प्रभावशाली हो सकते हैं। रीजन हम लोग देखते हैं कि अशाब्दिक संप्रेषण अक्सर अवचेतन रूप से होता है और यह शिक्षक तथा छात्रों के बीच भावनात्मक जुड़ाव और वास्तविक प्रतिक्रिया को प्रकट करता है। तो ये इसका सही रीजन है, यानी कि स्टेटमेंट जो अभिकथन जो भी सही है और इसका जो कारण है वो भी इसका सही है, यानी कि जो दोनों सही है और इसका जो आर है रीजन है वो सही व्याख्या करता है, यानी कि स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। देन हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया के तत्वों का सही अनुक्रम क्या है। तो प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया के सही अनुक्रम क्या है बताइए। तो सही अनुक्रम जो क्या हो जाएगा कुछ का, तो प्रभावी संप्रेषण प्रक्रिया का, तो सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले सेंडर आता है। कौन आता है, तो इसका सबसे फर्स्ट